बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफराज है और मैं आज आपके सामने एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ CSS की लेक्चर सीरीज़ के साथ। देखें बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जो कि आपके पास है सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर इन CSS विच इज़ इंग्लिश एसे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले इस सीरीज़ से रिलेटेड एक दो चीज़ें आपको बता दूँ कि मैं इस सीरीज़ के अंदर आपको ये नहीं बताने वाला कि आपने ऐसे लिखना कैसे है। मैं आपको टेक्निक नहीं बताने वाला कि आपने इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है, कंक्लूजन ऐसे लिखना है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, आपकी स्ट्रक्चर मिस्टेक, ग्रामर, ETC, इनका मेरे साथ अभी तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस सीरीज़ में कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इस सीरीज़ के अंदर जो सबसे पहले आपके पास जो चीज़ मौजूद होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आप जो आपके पास टॉपिक आए आप उसको क्रैक कैसे कर सकते हैं, उसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास मटीरियल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसा ऐसे आ जाता है, ठीक है, जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो आप कैसे किसी चीज़ को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको आइडिया होना चाहिए, आपके पास वो आर्गुमेंट्स मौजूद होने चाहिए कि जब टॉपिक आपके पास एक आए तो आप उसको क्या कर सकें, लिख सकें उसके ऊपर। ठीक है, नॉलेज आप सबके पास बहुत होगा, आपको ऐसे के लिए सेपरेट नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप साथ साथ आर्टिकल्स पढ़ते जाएं, आपका मटेरियल आपके पास मोर देन सफिशिएंट आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि जब आप 11 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करेंगे तो ऐसे के लिए मटेरियल आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा। जाहिर सी बात है कुछ आपको एडिशनल चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है। जब से 2017 से ऑनवर्ड जिस तरीके से पेपर आपके पास आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। तो बच्चों, मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है कि इसके अंदर मैं आपको आउटलाइंस करवाऊंगा मुख्तलिफ जो आपके पास, जिसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लाइक एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, ठीक है, विमेन इश्यूज़, सोशल प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर क्यों फेल होती आ रही है, क्यों, आप क्या प्रॉस्पेक्ट इसके हैं, क्या होप्स हैं, क्या हर्डल्स हैं। मतलब यानी कि हमने बिल्कुल बेसिक से करते करते हम एडवांस लेवल जो आपके आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैं जो 2017 से ऑनवर्ड अब तक आपके पास आ रहे हैं 2020 तक, उसके बाद हम उन टॉपिक्स पे मूव कर जाएंगे, कुछ कोटेशनल एसेज करेंगे, प्रोवर्बियल एसेज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद ये है कि PCS करीब है, PMS करीब है, तो मेरा प्लान ये है कि मैं आपको 30 to 40 बेसिक्स आपको आउटलाइंस करवा दूं ताकि आपके पास सफिशेंट आपके पास मटेरियल हो कि आप अपने पेपर में बैठे हों तो आपको ये प्रॉब्लम एटलीस्ट ना हो कि मुझे इस टॉपिक के बारे में पता नहीं है। ठीक है जी, चलें जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है एनर्जी क्राइसिस। ठीक है जी, आप ये इंट्रोडक्शन के ऊपर में जो मैंने लाइन लिखी हुई, आप इसको अगर ये सिंपल आपके पास ऐसे आता है तो आप इसको अपनी थीसिस स्टेटमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो आप इसको थीसिस स्टेटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान हैज़ बिन फेसिंग एनर्जी क्राइसिस फॉर मोर देन 1 decade नाउ एंड इट इज़ वर्सनिंग डे बाय डे। ठीक है, आप इसकी जगह कोई और लाइन भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है जी, अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि क्राइसिस किसे कहते हैं और क्या पाकिस्तान के अंदर वाकई क्राइसिस है या कि ये कोई और मसला है। देखें, सबसे पहले तो क्राइसिस का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। क्राइसिस आपके पास क्या होता है? क्राइसिस ये होता है कि आपके पास जो डिमांड है, डिमांड और सप्लाई, दो चीज़ें, डिमांड और सप्लाई। डिमांड आपके पास ज़्यादा है लेकिन सप्लाई आपके पास नहीं है उस डिमांड को पूरा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर 5000 मेगावाट की डिमांड है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो आप प्रोड्यूस करते हैं, जो आप यानी कि आपके पास कैपेसिटी है वो आपकी 3000 मेगावाट की है, तो 2000 मेगावाट हमारे पास क्या है, कम है। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्राइसिस, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के अंदर क्या आ जाए, इस तरीके से कमी आ जाए कि डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और आपके पास सरप्राइजिंगली, इंटरेस्टिंगली, पाकिस्तान के अंदर सीन ये है कि पाकिस्तान की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2018, चलें आप इसको 19 भी ऐड कर लें, 2019 के मिड तक की आपके पास जो आपकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आपके पास, ठीक है, वो आपके पास 25,000 मेगावाट के करीब है। 25,000 मेगावाट की के करीब पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ठीक है, इन अ सिंगल डे। और जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 18,000 मेगावाट के करीब है। चलें आप इसको 19,000 मेगावाट के करीब करीब कर सकते हैं। ठीक है, राउंड फिगर करना है तो आप इसे 18 to 19 कर लें। ठीक है, और वो आपके पास 25,000 मेगावाट है। तो आप ये देखें कि हम तो अपनी जो हमारी जो डिमांड है उससे ज़्यादा हम 6-7 हज़ार मेगावाट पैदा कर रहे हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि तकरीबन 6 से 7 हज़ार का शॉर्टफॉल आ रहा है पिछले तकरीबन कोई
5-6 सालों से, या फिर अगर आप पीपल्स पार्टी के दौर में चले जाएं तो उससे भी ज़्यादा मज़ीद होगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपके पास एनर्जी क्राइसिस जो पाकिस्तान के अंदर आया वो 2009 से ऑनवर्ड शुरू हुआ ना, ठीक है। और उसी के बाद ये आपके पास जितने भी इसके मैं भी कॉजेज़ आपको पढ़ाऊंगा ये आपको नज़र आने शुरू हुए। उसकी भी रीज़न बताऊंगा कि 2009 के बाद ही ये क्यों शुरू हुआ, अचानक तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक से कैसे क्राइसिस आया अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आपने ये देखा कि पाकिस्तान तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान की जो डिमांड है उससे ज़्यादा पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? तो यहाँ से हम एक चीज़ तो ये निकाल सकते हैं कि मुख्तलिफ एक्सपर्ट की राय भी ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मिसमैनेजमेंट है, कुछ आपके पास गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना ये पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ है, ठीक हो गया। एक बात तो ये आइडिया क्लियर हो गया। अब आपके ऊपर है, आप ये स्टांस ले सकते हैं, नहीं जी मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, इट्स ओके, आपके पास आर्गूमेंट है, आप ज़रूर दे लें, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके पास मौजूद हैं, और अभी मैं इनको किस तरह करूँगा, बैक किस तरीके से करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ अगर ठीक कर ली जाए तो पाकिस्तान के अंदर कोई आपके पास डिमांड एंड सप्लाई का जो फ़र्क है ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान बल्कि जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा पाकिस्तान की सप्लाई होगी, ठीक है जी। तो ये तो आपके पास है जी। अब करंट सिचुएशन ऑफ एनर्जी क्राइसिस आपके पास जो है ना, अगर आपने देखनी है तो वो मैंने आपको यही कुछ ही मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान का तकरीबन 6 से 7 हज़ार के करीब एवरेज आपका क्या आपके पास शॉर्टफॉल आता है, ठीक है। और पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 25,000 मेगावाट की तरफ है, ठीक है। तो ये आपके पास सारी सिचुएशन है, और आप देख सकते हैं कि जो आपके मतलब जो समर के अंदर यानी कि गर्मियों के अंदर आपसे 4 से 5 हज़ार के करीब आपका शॉर्टफॉल है, तकरीबन 2018 से ऑनवर्ड 4 से 5 हज़ार मेगावाट का आपका शॉर्टफॉल होता है। और ये जब विंटर्स में जाते हैं तो ये 2,000 से 3,000 मेगावाट हो जाता है, क्योंकि आपके पास जाहिर सी बात है डिमांड आपकी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या एनर्जी की आपके पास करंट सिचुएशन है, यानी कि ये हमारे पास, इसको हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप इसके अंदर मज़ीद ऐड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं जी पाकिस्तान हाइडल से तकरीबन 30% पैदा करता है, कोल से पाकिस्तान तकरीबन 1% के करीब पैदा करता है, ठीक है। और उसके बाद 60% पाकिस्तान थर्मल के करीब पैदा करता है, जिसके अंदर फ्लक्चुएशन आती रहती है, कहीं कहीं ये फैक्ट्स जो है 75% भी है, 81% भी है। तो ये आपके पास है। बाकी जो कुछ है आपके पास, कुछ सोलर एनर्जी से हम करते हैं, कुछ हम विंड के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पाकिस्तान की यानी कि कॉम्पोजिशन अगर आप कहें तो पाकिस्तान किस तरह से एनर्जी पैदा कर रहा है, तो वो आपके पास कुछ यूँ है। अब ये जो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं है, ये मिसमैनेज टाइप की सिचुएशन है, ठीक है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ठीक है। इसकी वजूहात क्या हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये वो कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से होता है। मिसमैनेजमेंट एक कॉज है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट आपके पास एक बहुत बड़ा कॉज है। वेस्टेज एंड लाइन लॉसेज 20% कॉज कर जाते हैं आपके पास जो लाइन लॉसेज होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ पड़ा, बहुत ही पुराना फसूदा किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर 2013 से ऑनवर्ड काम होना शुरू हुआ। ग्रिड स्टेशन की लाइन की अपग्रेडेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे थोड़ी सी आंधी आती है या बारिशें आती हैं तो आपके पास कोई भी आपके पास वायर डैमेज होगी, उससे स्पार्किंग होती रहती है, आप ये चलते हुए देख भी सकते हैं। तो ये जो आपका वेस्टेज होता है ये आपके पास सारा इसका मिसमैनेजमेंट का एक इशू है। इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कॉज है कि पाकिस्तान डिमांड एंड सप्लाई को मीट नहीं कर पाता, ठीक है। मिसमैनेजमेंट के अंदर आप सारी चीज़ें ही ऐड कर सकते हैं जो जो आपके पास मिसमैनेजमेंट आपके पास पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैसे वाटर स्टोरेज के ऊपर है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि वाटर स्टोरेज के लिए पाकिस्तान का क्या है। अब पाकिस्तान का क्योंकि वाटर स्टोरेज का कैपेसिटी तो पाकिस्तान की है नहीं, 2002 के बाद मंगला और जो तरबेला डैम हैं उनकी जो लाइफ लाइन थी वो एंड हो चुकी है। 2002 के बाद मंगला और जो तरबेला है उनकी जो आपके पास लाइफ लाइन है वो एंड हो चुकी है, ठीक है। और अब वो सिल्टिंग, ठीक है, सिल्टिंग होना शुरू हो गए हैं वो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत बड़ी एक वजह ये है कि क्योंकि हम हाइडल से, जाहिर सी बात है हाइडल हमें 1 रुपये पर यूनिट पड़ती है अगर फ़र्ज़ करो, और वही जो ऑयल से हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमें तकरीबन 14 रुपये के करीब पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए पाकिस्तान महंगी बिजली जब पाकिस्तान पीछे से बनाता है, क्योंकि ज़्यादा तो आपके पास ऑयल से बन रही है ना, तो पाकिस्तान जब महंगी बिजली बनाता है तो महंगी ही आगे पाकिस्तान बेचता है, ठीक है। तो वो किस वजह से, वो आपके पास डिक्रीड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, हमारी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा वजह है। पाकिस्तान अब जो है वो एब्सोल्यूट सार्केस्टी की तरफ चला जाएगा 2015 के अंदर, सॉरी 2025 के अंदर, जैसे कि साकिब निसार के अंदर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हुई। तो इसके ऊपर हम वाटर क्राइसिस में जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो उसमें देखेंगे कि आपके पास ही क्या है।
तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी ना होने की वजह से हम हाइडल से वो अमाउंट पैदा नहीं कर पा रहे जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, जो कि हमारे लिए हमें सस्ती भी पड़ेगी और जाहिर सी बात है वाटर स्टोरेज भी रहेगा और आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, ठीक है जी। मिस मैनेजमेंट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मिस मैनेजमेंट के अंदर तो आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनीज़ के और जो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं गवर्नमेंट के और जो जनरेशन कंपनीज़ होते हैं, आजकल आईपीपीज़ का मामला आपने देखा होगा, आपके सामने बहुत मौजूद है, ठीक है। ये मिस मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, ठीक है। पॉलिसीज़ इस तरीके से बनाई गई हैं कि आईपीपीज़ को वो फ़ायदा दे रही हैं, ठीक है। तो ये मिस मैनेजमेंट है सारी की सारी। वेस्टेज और लाइन लॉसेस का बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का भी आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ ये हो कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें इनका मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। ट्रैक टू सक्सेस का जो पेज है उसके ऊपर तमाम के तमाम आर्टिकल्स एनर्जी क्राइसिस के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। काइंडली आप ज़रूर उनको देख लीजिएगा, आपके पास मोर देन इनफ डाटा आपके पास होगा। अच्छा जी, अब आपके पास एक ये सर्कुलर डेट है, ठीक है। ये ज़रा गौर से समझ लें, ठीक है, क्योंकि ये आपने ना सुना तो बहुत होगा इसको कहते क्या हैं, लेकिन कभी आपको ना इसका मतलब समझ नहीं आया होगा। तो आज मैं आपको ना बहुत ही लेमन लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ ये है क्या। देखिए, सर्कुलर डेट का मतलब ये है गर्दशी कर्जा। अब इसको सर्कुलर डेट क्यों कहते हैं? देखें बच्चों, इस टाइम आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपने लाइट ऑन की होगी, आपका लैपटॉप इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है, आपने फ़ैन चलाया होगा। अब ये जो आपके पास बिजली आपके पास आती है, तो ये एक पीछे एक पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस कैसे है जी? वो प्रोसेस ऐसे है कि जो आपके पास जो कंपनीज़ हैं, जो यानी कि एनर्जी जनरेशन कंपनीज़ हैं, वो आपके पास बिजली बनाती हैं। बिजली बनाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को देती हैं। कंपनीज़ को देने के बाद वो आपको बिजली देते हैं, आपसे वो पैसे लेते हैं। अच्छा जी, अब फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक कंपनी है जो जनरेशन कंपनी है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है, वो ऑयल के ऊपर से आपके पास बना रही है, बिजली बना रही है। तो अब वो तेल कहाँ से लेगी? उसको तेल प्रोवाइड करता है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पीएसओ। और पीएसओ कहाँ से लेता है? पीएसओ आपके पास जाहिर सी बात है जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ है वहाँ से आपके पास ऑयल आता है, मोस्टली पाकिस्तान का सऊदी अरब से और गल्फ़ कंट्रीज से पाकिस्तान का ऑयल आता है। अब पीएसओ ने आपके पास गल्फ़ कंट्री या किसी भी कंट्री से तेल ख़रीद लिया, अब उनको पेमेंट करनी है, ठीक है जी। तो पीएसओ ने वो तेल आगे दे दिया जनरेशन कंपनीज़ को। उन जनरेशन कंपनीज ने उसकी क्या बना दी? बिजली बना के उन्होंने दे दी आपको। अब प्रॉब्लम यहाँ से आती है कि जनरेशन जो कंपनीज होती हैं, कंपनी होने के बावजूद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे मैपको, लेस्को, फेस्को, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, ये इनको जब दे देती हैं तो इनसे पेमेंट हो नहीं पाती। जितनी की बिजली बेचते हैं, यानी कि जितनी बिजली इनको मिलती है, वही वाली प्रॉब्लम है कि लाइन लॉसेस हो जाते हैं और मसले मसाइल हो जाते हैं, मिस मैनेजमेंट है, करप्शन है, ठीक है, बैड गवर्नेंस है, सारे मामला इसके अंदर आ गए। तो जो ये डिले आता जाता है ना पेमेंट का, यानी कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके पास से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नहीं जाती, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपको जो जनरेशन कंपनी उनको नहीं दे पाती, जनरेशन जो कंपनीज हैं वो आपको क्या पीएसओ को नहीं दे पाती, और पीएसओ फिर आपके पास जहाँ से वो ऑयल ख़रीदते हैं उनको नहीं दे पाती। तो हुकूमत क्या करती है? हुकूमत देती है इनको सब्सिडी करने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपके पास पूरा एक चक्कर चलता है ना, इसको बोलते हैं बच्चों सर्कुलर डेट, यानी कि गर्दिश कर्जा। और आपको मैं एक अलार्मिंग सिचुएशन बताऊं कि 12 फरवरी 2020 यानी कि 12 फरवरी 2020 तक पाकिस्तान का जो बच्चों सर्कुलर डेट है वो आप हैरान होंगे सुन के 1.9 ट्रिलियन है, ठीक है जी। 1.9 ट्रिलियन आपके पास सर्कुलर डेट है पाकिस्तान का। और ये क्या है जी? ये 2009 से आपके पास ये अक्यूमुलेट होना शुरू हुआ था, होते होते 2013 तक ये 480 अरब हुआ। नई गवर्नमेंट आई नवाज शरीफ की, उन्होंने जुलाई के अंदर 480 अरब वापस कर दिया, और ये 2017-18 तक दोबारा 439 आपके पास बिलियन तक पहुंच गया, ठीक है। इससे पहले एक कमेटी बनाएगी 2015 के अंदर कि वो देखे कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। कमेटी फेल होगी और ये पाकिस्तान का अब तक ये गर्दिशी कर्जा चलता जा रहा है, ठीक है जी। तो ये इसका बहुत बड़ी वजह है सर्कुलर डेट की क्राइसिस नहीं है, इसकी मिसमैनेजमेंट है कि हम इसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे इन सब चीज़ों को। आईपीपीज़ का मामला आपके पास अभी 100 अरब रुपए की पाकिस्तान के अंदर आईपीपीज़ ने फ़ायदा उठा लिया, ठीक है जी। तो ये सर्कुलर डेट मेरे ख्याल में आइंदा के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा कि क्या होता है। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है? देखें बच्चों, हुआ कुछ यूँ कि मुशर्रफ एरा के अंदर ना इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुई, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई,
और अर्बनाइजेशन बढ़ी, यानी कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट और अब अर्बन डेवलपमेंट भी बढ़ी। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन का जो इन्फ्लक्स था रूरल से अर्बन की तरफ वो बहुत ज़्यादा हुआ। जब अर्बन की तरफ आप आएंगे, ठीक है, और आपके पास इंडस्ट्री भी ग्रोथ हो रही है, आपके पास अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, हाउसिंग आपकी बढ़ रही है, मजीद कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है वो उतनी की उतनी है। ठीक है, फ़र्ज़ करो आप 50,000 लोगों को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेकिन आपने जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन हुई, डेवलपमेंट हुई और मूवमेंट हुई लोगों की और ज़्यादा घर बनने शुरू हुए, तो वो आपके पास चलेगी फ़र्ज़ करो 60,000 पे, तो जो 10,000 का आया आपने तो इंतज़ाम 50,000 का किया हुआ था। तो ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ पाकिस्तान के अंदर, ये कि हमने जो सस्टेन्ड हमने अर्बनाइजेशन करनी थी, सस्टेन अर्बन डेवलपमेंट करनी थी, जो सस्टेन हाउसिंग हमने करनी थी, वो हमने नहीं की। हम करते, लेकिन हम पहले अपनी कैपेसिटी को तो इंक्रीज़ कर लेते हैं, एनर्जी कैपेसिटी को, कि आने वाली जो यानी कि जो पॉपुलेशन है मूव कर रही है उनके पास मौजूद तो होनी चाहिए, उनके लिए हमें इंतजाम तो होने चाहिए, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। तो इंडस्ट्रियल हमारी जाहिर सी बात इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी शुरू हो गई पाकिस्तान की। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रही थी, अर्बन डेवलपमेंट हो रही थी, एनर्जी उसी जगह के ऊपर खड़ी हुई थी। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई के अंदर फ़र्क आना शुरू हो गया। प्लस रही सही कसर थी वो आपके पास मिसमैनेजमेंट ने पूरी कर दी। उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ी वजह बनी है। आपके पास देखेंगे इस बड़े बड़े जितने शहर हैं सेंसस के मुताबिक, 2017 के सेंसस के मुताबिक 40 to 50% आपके पास अर्बनाइजेशन हो गई है। अर्बनाइजेशन कैसे हो गई है? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गया है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, जितने शहर हैं आपके पास सब के अंदर पॉपुलेशन हो गई है। 2050 तक पाकिस्तान की 395 मिलियन पॉपुलेशन होगी। आज पाकिस्तान की कितनी है? 210 है। तकरीबन आप 30 साल के बाद आप डबल हो जाएंगे। ठीक है, 297 मिलियन आपकी 2035 के अंदर आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ठीक है, ये हो रहा है। हमने इसके ऊपर तो पॉलिसी जाहिर सी बात है कोई है नहीं पाकिस्तान के अंदर, तो ये इसके ऊपर पॉलिसीज़ कोई है नहीं, लेकिन आपके पास क्या है, डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है और आपके पास जो सप्लाई है वो आपकी उसी जगह पर खड़ी हुई है। ठीक है, तो इससे एक चीज़ नेक्स्ट क्या निकलती है कि जो फ्यूचर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ थी बाय स्टेट वो आपके पास इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। यानी हमने फ्यूचर का नहीं सोचा कि आने वाला वक्त कैसा है, आने वाले वक्त के लिए हमने तैयारी नहीं की। फिर उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमने उनको यूटिलाइज़ नहीं किया। जाहिर सी बात है कोल सबसे ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज मौजूद हैं कोल के, हमने यूटिलाइज़ नहीं किया। सोलर एनर्जी को हम कर सकते थे, हमने नहीं किया। सिंध के अंदर, कराची के अंदर हम जो विंड से कर सकते थे हमने वो नहीं किया। ठीक है, तो हमने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज़ भी नहीं किया। फिर इन सब की तो जो वजह सो बनी, उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। आज भी आप बहुत सारे घरों में चले जाएं, आपके पास जो फिलामेंट के जो आपके पास बल्ब थे वो आपके पास आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, 60 वाट के, 100 वाट के बल्ब्स आज भी इस्तेमाल होते हैं। हम एनर्जी जो एफिशिएंट डिवाइसेस हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि अवेयरनेस ही मौजूद नहीं है। ठीक है, अब एक टाइम आया पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने फ्री एनर्जी सेवर्स देना शुरू हुए। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता इनकी प्रोडक्शन को बैन किया। तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाते नहीं हैं। सपोज कि अगर वाटर की मैं बात करूँ तो ड्रिपिंग आपके पास, ड्रिप टेक्नोलॉजी आपके पास है, इजराइल है आपके पास, एक एक बूंद को वो इस्तेमाल करते हैं। 50 करोड़ पौधे हैं तो 50 करोड़ पौधों को उतना ही पानी मिलेगा जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, एक भी ज़ाया नहीं होगा। 90% पानी वो क्या करते हैं, जो वेस्ट पानी है उसको दोबारा रिसाइकल करके रीयूज़ करके उसे आपके पीते हैं। हालांकि उनका पानी का कोई मसला नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का मसला होने के बावजूद भी हमारा 95% जो एग्रीकल्चर है आपके पास वो पानी लिए जा रहा है, लेकिन उससे हमें कुछ मिलता कुछ भी नहीं है। 3% आपका डोमेस्टिक यूज़ है, 2% आपका इधर उधर यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या है, हमारी ओवरऑल हम चाहे डोमेस्टिक देख लें चाहे हम एग्रीकल्चर देख लें, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर क्या रहा है कि कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया पॉलिटिकल पार्टीज़ में। आज भी हम 1970 से लड़ते आ रहे हैं कि काला बाग डैम बनना है कि नहीं बनना, बनना है तो बनना है, नहीं बनना तो नहीं बनना। तो हम एक कंसेंसस भी पे ही नहीं आ पाए। 2018 के अंदर फाइनली पाकिस्तान की पहली आपके पास एनर्जी पॉलिसी बनी। यानी कि आप इमेजिन कर लें 1947 टू 2018 आपकी कोई नेशनल पॉलिसी मौजूद नहीं थी, वाटर पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी, जिसके ऊपर अब दोबारा मज़ीद बात शुरू हुई है कि हमने कैसे इसको डील करना है। दोबारा उसके ऊपर स्टार्ट हो रहा है कंसेंसस। ठीक है, तो एक क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं
वो इस मुद्दे के ऊपर यानी वाटर के और एनर्जी के ऊपर ना शायद इकट्ठी हो ही नहीं पाई। 2013 से 18 तक हमने देखा इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई, कुछ तेज़ी से काम हुआ, हमने थर्मल सोलर हर तरह से जहाँ से कोशिश कर सकते थे वो किया, क्योंकि आवाम की बस हो चुकी थी, खाना जंगी स्टार्ट हो जानी थी आपके पास अगर ये इतना मसला और मज़ीद बढ़ जाता तो। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक बहुत बड़े इसके कॉजेज़ हैं। अब इसके रिपरकशंस आपको क्या देखनी पड़ी। ठीक है जी, रिपरकशंस आपको ये ह्यूज इकोनॉमिक लॉस आपको देखना पड़ा। इकोनॉमिक लॉस आपको कैसे, अब देखें अब ये किस तरीके से आपके पास इकोनॉमिक लॉस पाकिस्तान का होता है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ना वो 14 बिलियन के करीब जो है ना 14 बिलियन आपके पास जो है डॉलर, वो पाकिस्तान को लॉस होता है हर साल यहाँ पे। अब ये बहुत बड़ा लॉस है। एक मैं आपको रिपोर्ट आपको बताने लगा हूँ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आप इसको इकोनॉमिक लॉस की आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने इशू की थी। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जो बिजनेसमैन है उनको ज़्यादा थ्रेट इस चीज़ से नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा नहीं। कहते हैं उनमें से 66.7 आप इसको 67 ही कर लें, 66.7% जो आपके पास जो लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं उनको मसला एनर्जी क्राइसिस से है पाकिस्तान के अंदर। और वो इस चीज़ को जो बिजनेसमैन है वो कहते हैं कि हमें जो करप्शन से मसला है वो सिर्फ 11.7% है, 11.7%। ठीक है, 5.6% उनको क्राइम और टेररिज्म से मसला है बस। वो कहते हैं यानी कि आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इमेज डेवलप किया जाता है करप्शन है, क्राइम है, करप्शन है, क्राइम है, ज़्यादा मसला बिजनेसमैन को एनर्जी क्राइसिस के साथ है। ठीक है जी, उसके बाद एक बहुत बड़ी वजह जो हम नहीं कर एक इकोनॉमिक लॉस की वजह बनी कि हमारी जो एनर्जी मिक्स है, एनर्जी मिक्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके पास एनर्जी के जो ज़राए हैं जहाँ से एनर्जी पैदा की जा सकती है उनके दरमियान में एक एटलीस्ट एक एक्सेप्टेबल की आपके पास एनर्जी मिक्स पाया जाना चाहिए। इसको एनर्जी मिक्स कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। यानी कि ऐसा ना हो कि आप 90% ऑयल से चल रहे हो और बाकी 10% आप बाकी सोर्सेज चल रहे हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मसला है 81% के करीब हम ऑयल पे चले जाते हैं, जिसका हमें हर साल यानी कि हम हर साल 9.4 बिलियन डॉलर हमें ऑयल की मद में देना पड़ता है जहाँ से हम ऑयल ख़रीदते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 9.4 बिलियन डॉलर का हमें हर साल लॉस यानी कि ऑयल के ऊपर लॉस होता है और हम 6 बिलियन जो है वो IMF से मांग रहे होते हैं। ठीक है जी, तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये इकोनॉमिक लॉस इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि हम क्योंकि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, हम इसके अंदर हम एनर्जी मिक्स तो है नहीं। अब सोलर के अंदर हमने अब जाके ये आपके पास कुछ प्लांट्स आपको नज़र आएंगे, कायदे आज़म सोलर प्लांट है 1000 मेगावाट के करीब है जो कि अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पूरी नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये आपके पास सारा क्या हो रहा है, इकोनॉमिक आपके पास ये लॉस हो रहा है। अच्छा, स्लो डाउन इंडस्ट्रियल ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर कि जब आपके पास मुशर्रफ एरा ख़त्म हुआ 2009 से 2013 बदतरीन साल था इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी बिल्कुल एंड हो चुकी थी, आपके पास कारखाने बिल्कुल एंड होने की तरफ चले गए थे। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास स्लो डाउन होती है आपके पास इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद एक और वजह इकोनॉमिक लॉस के अंदर आप ऐड करना चाहें तो आप एक ये भी ऐड कर सकते हैं बच्चों कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे पाकिस्तान साल के 30 अरब रुपए पाकिस्तान UPS और बैटरी के ऊपर लगा देता है। 60% पाकिस्तान के अंदर जो हाउस होल्ड है उनके पास UPS या बैटरी मौजूद है, UPS मौजूद है या फिर कोई और आपके पास जनरेटर वगैरह कोई और आपके पास अल्टरनेटिव सोर्स मौजूद है। आप इमेजिन कर लें 60% का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर 20 करोड़ आबादी है। ठीक है, तो आप उसको इमेजिन कर लें तकरीबन 13 से 14 करोड़ के करीब लोगों के घर में UPS और बैटरी मौजूद है लोड शेडिंग की वजह से। ठीक है, तो जब इकोनॉमिक आपके पास लॉस होता है तो आपके पास ऑब्वियसली आपके पास क्या आती है, पॉवर्टी और आपका इन्फ्लेशन। करंटली पाकिस्तान 24% के ऊपर है पॉवर्टी के, बिलो द पॉवर्टी 5 करोड़ के करीब लोग हैं। ठीक है, हर साल 5 लाख के करीब आपके पास जो हाउस होल्ड है वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गार हो जाता है। इंडस्ट्री बंद है, टेक्सटाइल बंद है, तो क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक रिसर्च कंडक्ट किया था जिसके मुताबिक 34.5% पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किसी न किसी हद तक साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ या फिर साइकोलॉजी प्रॉब्लम या फिर मेंटल हेल्थ का शिकार है। ऑब्वियसली फिर अगेन लोड शेडिंग, आप सब इससे वाकिफ़ हैं क्या है, लोड शेडिंग होती है, गर्मियों में 4-5 घंटे भी होती है, जो दही इलाके में 6-7-8 घंटे भी होती है। ठीक है,
सर्दियों के अंदर ये कुछ कम हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट, एज आई सेड कि इकोनॉमिक लॉस से आपके पास क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है, 5 लाख के करीब हर साल आपके पास ये हो जाते हैं। अब मसला क्या है पाकिस्तान का? अब मसला तो हम ये आ गया ना, ये तो हमने देख लिया कि यार इसके रिपरकशंस क्या हैं, उसके बाद हम इसके रेमेडियल भी देख लेंगे। पहले रेमेडी देख लेते हैं, उसके बाद हम मोटे मोटे पॉइंट्स की तरफ आते हैं। देखें, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर, यानी कि हमने यानी कि छोटे, मीडियम साइज़, स्मॉल साइज़ और बिग, हमने यानी कि तीनों स्ट्रैटेजी को साथ लेके चलना है। पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद डैम और दयामीर भाषा डैम के ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है। 2028 तक अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो असद उम्र के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर दयामीर भाषा डैम और आपके पास ये मोहम्मदन डैम है, ये आपके पास बन जाएंगे। ठीक है जी, तो हमने ये करना है ताकि क्योंकि अगर हाइडल के ऊपर हम ज़्यादा इंफोसाइज करें, ना कि जो हम रिलायंस करते हैं ऑयल के ऊपर। ठीक है जी, रिलाइंग मोर ऑन अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स, हमने अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना है, विंड की तरफ जाना है, हमने सोलर की तरफ जाना है। और जो कोल रिजर्वायर आपके पास बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ एस्टीमेट है उनका, कोई कहा जाता है कि 450 ट्रिलियन डॉलर के हैं, कोई कहता है 430 रिपोर्ट है, तो मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं इसकी। ठीक है, तो कोल रिजर्व्स आपके पास हैं, उनको हमने एक्सप्लॉइट करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि अगर हम जाहिर सी बात अगर थर्मली पैदा करनी है, ठीक है, तो हम उस तरीके से पैदा करें, लेकिन उसकी भी फिर कॉस्ट है ना, उनको निकालना, उनको रिफ़ाइन करना, उनको यूजेबल बनाना। गुड गवर्नेंस, बहुत सारे इश्यूज़ की एट द एंड जब आप वजह देखेंगे पाकिस्तान के अंदर किसी भी इशू की, आपको उसका एक जो आपके पास उसकी जो कड़ी है वो आपको गुड गवर्नेंस ना होने की आपको वजह नज़र आएगी। अवेयरनेस ऑफ द कंजर्वेशन, हम कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान नहीं है। ठीक है, हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, एक कैंपेन चलनी चाहिए कि कंजर्व करना है एनर्जी को कंजर्व करना है। ठीक है, हमने हर चीज़ जो एनर्जी के साथ लिंक्ड है उनको कंजर्व करना है। देखें बच्चों, एक है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना, एक है एनर्जी एफिशिएंसी, दोनों में फ़र्क है। कंजर्व का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ आप यूँ कि मोटरसाइकिल आप चलाएं ना, आप मोटरसाइकिल ना चलाएं, आप पैदल चले जाएं। ठीक है, एक ये है कि आप मोटरसाइकिल भी चलाएं, लेकिन आप वो टेक्नोलॉजी, वो मशीनरी इस्तेमाल करें जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो। ठीक है, जो सपोज के इलेक्ट्रिकल बाइक्स हैं आपके पास, मैं ये एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, दो के पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा भी फंक्शनल नहीं हुई, वैसे आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक्स जैसे होंगी तो वो आपके पास एनर्जी एफिशिएंसी में आ जाएंगी। आप बाइक ना चलाएं, कंजर्वेशन के अंदर आ जाएंगी। एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान जो है वो 60 वाट का बल्ब जला के बैठा हुआ है, एक क्या कर रहा है कि 1 वाट का आपके पास बल्ब जला के बैठा हुआ है, तो इस्तेमाल दोनों कर रहे हैं, दोनों की ज़रूरियात पूरी हो रही है, लेकिन एक क्या कर रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी कर रहा है। ठीक है, और कंजर्व का मतलब क्या है कि आप लाइट ही बंद कर दें, आपने लाइट बंद नहीं करनी, आपने वो टेक्नोलॉजी, वो सोर्स इस्तेमाल करना है जिससे आप उसको क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट बना सकें। ओवरहॉलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ये जो आपके पास फेस्को है, लेपको है, मेपको है, ये सारे जितने भी आपके पास हैं, इनकी एक ओवरहॉल की इनकी होने की ज़रूरत, ओवरहॉलिंग होने की ज़रूरत है। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल्स मौजूद हैं। मैं जैसे आपको मैं बता रहा था ना सर्कुलर डेड की, क्यों नहीं है। अब आप देखें कि आपके पास मेपको है, फ़र्ज़ करें मुल्तान की बात करते हैं, क्योंकि मैं रेजिडेंट हूँ मुल्तान का, तो इसकी एग्जांपल देता हूँ। मुल्तान के अंदर मेपको है, मेपको की मुख्तलिफ सब डिवीजन्स हैं। ठीक है, जस्ट सपोज कि ए सब डिवीज़न है, एक बी सब डिवीज़न है, एक सी सब डिवीज़न है। अब इन सब डिवीज़न के लिए कनेक्शन मुख्तस कर दिए हैं कि अगर 10,000 कनेक्शन हो जाएँ, जो रूल है 10,000 कनेक्शन हो जाएं तो आपके पास एक नई सब डिवीज़न बना दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुल्तान की जितनी भी सब डिवीज़न है सब के अंदर 60,000 कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, सब डिवीज़न डिवाइड नहीं की। वजह क्या बनी, वजह ये हुई कि 8,000 से 10,000 के लिए आपने, वो भी आपके पास स्टाफ हायरिंग नहीं हुई, आपने उनके ऊपर बोझ डाल दिया 60,000 का, तो वो आपको कैसे रेवेन्यू जनरेट कर देंगे। जब वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगी तो आपके पास कहाँ जाएगी, वो कंपनीज़ को वो पैसे नहीं दे पाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लेस्को है और फेस्को है, यानी कि फैसलाबाद के और जो लाहौर की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वो 83% आपके पास रेवेन्यू, यानी कि ना अपना जो बिजली बेचते हैं लोगों को, वो उसकी कलेक्शन कर लेते हैं 83%। ये हाईएस्ट है, 83% बच्चों हाईएस्ट है। इसका मतलब ये है कि बाकी जो ये मेपको हैं, आइसको हैं या बाकी हैं बेपको हैं, ये सारे के सारे 83% से भी कम पे जा रहे हैं। तो यानी कि आपको 17% लॉस इन दो से हो रहा है, जो आप जिनको आप हाईएस्ट कह रहे हो। ठीक हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हालात हैं। कंसेंसस होना चाहिए, स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबका कंसेंसस होना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, और डेफिनेटली पॉपुलेशन कंट्रोल, जो कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन गया है, 2 के होना नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान के अंदर हो चुका है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे होना चाहिए। नेशनल पॉलिसी एनर्जी,
आपके पास इस वक्त की बिल्कुल ज़रूरत बन चुकी है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स के ऊपर एक मुत्तफ़िका पॉलिसी हो, और वो ये ना हो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है तो PMLN की पॉलिसी बदल दी है, PMLN की आई है तो PTI की पॉलिसी बदल दी। नहीं, एक ऐसी नेशनल पॉलिसी बने जो कि 10, 15, 20, 25 साल तक चले, और तमाम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो कि उस पॉलिसी को वो कैरी करें। ये ना हो कि आपके पास एक गवर्नमेंट आई, उसने पॉलिसी चेंज कर दी, फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने, यही तो मसला है। जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर नेशनल पॉलिसी बने और वो 15, 20, 25 साल तक वो चलें कंटिन्यूसली, फिर ये मसले मसाइल हल होंगे पाकिस्तान के। कंक्लूजन के अंदर आप यही लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब कंक्लूजन का आपको बताऊंगा तो उसमें आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है जी, अब मैं कुछ मज़ीद आपको चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, आपके काम आएंगी वो। जो आपके पास ये सर्कुलर, जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो है ना, ये 25% टू 50% डेफिसिट के अंदर जाती हैं। ठीक है, अभी डेफिसिट के अंदर रेड टेपिज्म इसके अंदर एक वजह है, इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो आपके पास होती हैं। क्या है जी, आपके पास DC साहब और कमिश्नर साहब चलेंगे हज करने उम्रे पे, तो फाइल्स पीछे से पड़ी हुई हैं, तो काम हो नहीं रहा। तो एक अजीब सी कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर। अगर आपको ये पता करवाना हो कि हमारे गली के अंदर अगर सीवरेज का मसला है तो उसे कौन ठीक करेगा, तो आपको सारा दिन इसी चक्कर में आपको लग जाएंगे, आपको यही नहीं पता लगेगा किस डिपार्टमेंट के अंडर मेरा काम आता है। ठीक है, तो ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो रेड टेपिज्म पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो आपके पास 80% हमारे इंपोर्टेड हैं। हर साल जो है तकरीबन 15,000 मेगावाट के करीब जो है बिजली हमें मज़ीद चाहिए होती है। कहने का मतलब ये है कि इस साल अगर पाकिस्तान को 19,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है, तो 2021 के अंदर पाकिस्तान को 20,500 मेगावाट होगी, यानी कि 15,000 मेगावाट। और हालांकि जिस तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अर्बनाइजेशन और अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, ये 2000 के करीब जा चुका है ये, यानी कि 2000 मेगावाट आपको हर साल ऐड करनी ही करनी है, अदरवाइज़ ये डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ता जाएगा आपका। ठीक हो गया बच्चों। अब एक वजह जो मैंने आपको बताया कि क्यों आपके पास ये अचानक से 2009 में ये क्राइसिस आया, वो इस वजह से आया कि हमने अनप्लान अर्बनाइजेशन की। ठीक है, हमने CNG के ऊपर तमाम गाड़ियों को लगा दिया, ये देखा नहीं है कि मतलब इसके असरात हो सकते हैं। भाई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं थी, फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच नहीं थी, आपकी प्रायोरिटी नहीं थी स्टेट की। ठीक है जी, हम जो अल्टरनेटिव एनर्जी जो सोर्सेज हैं, ठीक है ना, वो आपके पास जाहिर सी बात है सोलर एक्सपेंसिव तो है, इंस्टॉलेशन सोलर की जो है वो आपके पास क्या है, एक्सपेंसिव है, लेकिन एक दफ़ा इंस्टॉल करने के बाद ये आपको बेनिफिट करती है। ठीक है, और फिर इसके बाद अब आपके पास ये जिसका जो हम एक मसला ये भी है कि 18वीं तरमीम के बाद आपको 18th जो अमेंडमेंट है उसके बाद ये कि 50 मेगावाट से कम के जो बिजली के मंसूबे हैं वो आपके पास सूबे खुद लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसकी होनी चाहिए। आपने देखा सुना ही होगा कि जो KP के अंदर उन्होंने तकरीबन कोई ऐसा कहा गया न्यूज़पेपर में, कितनी सच है कितना झूठा पता नहीं, कि 350 के करीब हम छोटे मंसूबे लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो NFC शेयर है, ठीक है ना, NFC का जो शेयर आता है 18th अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है ना, तो नेशनल फाइनेंस कमीशन आपके पास जो अवार्ड है ये आपके पास टाइमली मिलना चाहिए सूबों को, ताकि जो सर्कुलर डेट का जो मसला है ना इसको हल किया जा सके। कंपैटिबल हमारे पास वो होनी चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, जो कि आपके हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, फ्यूचर अब इसका क्या है, फ्यूचर हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? फ्यूचर हम इसका ऐसे ठीक कर सकते हैं, जो मिसमैनेजमेंट है, जो प्रॉब्लम है, उनको टैकल कर सकते हैं। CPEC से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। 2030 के अंदर पाकिस्तान के अंदर 1,58,000 मेगावाट के करीब बिजली पाकिस्तान को मिल जाएगी 2030 तक। अब जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान के लिए तो आ नहीं रही, तो पाकिस्तान की तो फ़र्ज़ करो कि 2030 तक पाकिस्तान की जो डिमांड है वो जाहिर सी बात 40,000 के करीब हो जाएगी। चलो जी 50,000 हो जाएगी। 1 लाख किस लिए आ रही है? ये जो चाइनीज़ कंपनीज आएंगी उनके लिए आपके पास ही आ रही है। तो पाकिस्तान के पास सफिशेंट एनर्जी इन फ्यूचर अवेलेबल होगी। अच्छा, जो मैं आपको सिस्टम लॉसेस का बता रहा था, मुझे ये पॉइंट भूल गया था, पॉइंट नंबर B जो आपके पास है, वेस्टेज एंड लाइन लॉसेज 145 बिलियन रुपीज़ पाकिस्तान को हर साल लाइन लॉसेस की मद में नुकसान होता है। कैन यू इमेजिन 145 बिलियन आपको लॉस होता है सिर्फ लाइन लॉसेस की वजह से कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फसूदा है। ठीक है जी, तो ये कुछ मसले मसाइल हैं। और पाकिस्तान
जो एनर्जी रिसोर्सेज, जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं सोलर जैसे कि, उन पे नहीं जा पाता। हालांकि ये पाकिस्तान को बचा सकते हैं इसी सब चीज़ें से, क्योंकि यूएसएड की रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख मेगावाट के करीब पाकिस्तान सोलर एनर्जी पैदा कर सकता है। ये पाकिस्तान का पोटेंशियल है। ठीक है जी। एनर्जी मिक्स को हमें मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। ये जो करंट रेशो है ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि हमारी रिलायंस जो है वो ऑयल पे बढ़ जाती है। जबकि हम अपने नेबर कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं तो इंडिया 18% पे है, बांग्लादेश जो है वो 21% के ऊपर है, और पाकिस्तान 24% के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, जब आप कंपैरिजन करेंगे बच्चों, तो अपने जैसे ममालिक से, अपने रीजन में कंपैरिजन करेंगे। यूँ नहीं आप अमेरिका और यूके को लेके बैठ जाए, नहीं, आप बांग्लादेश की एग्जांपल दें, आप इंडिया की एग्जांपल दे दें, आप श्रीलंका की दे लें, ठीक है, तो आप उनसे बहुत पीछे हैं इस मामले के अंदर। जो पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल पाया जाता है वो 167.7 गीगावाट की पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन की, और ये पाकिस्तान के लिए मोर देन सफिशेंट है पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है जी। तो इसको हमें देखने की ज़रूरत है। जो नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, यानी कि हाइड्रो वाटर के अलावा जो आपके पास रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान, उनकी जो कैपेसिटी है वो 900 मेगावाट है, सिर्फ 900 मेगावाट। यानी कि अब की कैपेसिटी को देख लूँ मैं तो तकरीबन 25,000 में से सिर्फ 900 मेगावाट आपके पास नॉन हाइडल या फिर नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर मौजूद हैं, जिसको कोशिश की जा रही है कि इसको लेकर जाया जाए 9,000 मेगावाट तक बाय द एंड ऑफ 2030। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी बच्चों जिनको आपने देखना है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको मैंने बताए हैं। काइंडली जब इस लेक्चर को सुनिएगा तो आप अपने साथ एक पेन और एक आपके पास नोटबुक ज़रूर रखिएगा, साथ साथ इसको नोट डाउन करते जाइएगा। एक दफ़ा इसको पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद, आपने आर्टिकल्स मुख्तलिफ हैं, पहले तो आपने इस लेक्चर को सुन लेना है, उसके बाद आर्टिकल्स को की तरफ जाना है, उसके बाद अगर आपने ये चीज़ें नोट करनी हो तो कर सकते हैं। बच्चों ये जो कॉजेज़ मैंने लिखे हैं ये कोई फुल एंड फाइनल नहीं है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह रिपरकशंस के अंदर, रेमेडियल के अंदर, सोल्यूशन के अंदर आप दे सकते हैं, जिसको रेड टैपिज्म को ख़त्म करो। ठीक है, यहाँ पे वेस्टेज कॉजेज़ के अंदर मैंने रेड टैपिज्म का जिक्र नहीं किया, आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं मैंने, लेकिन बोल ज़रूर दिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक बहुत ही वास्ट किस्म का टॉपिक है, इसकी और भी डायमेंशंस हो सकती हैं। ठीक है, हम इसको मज़ीद वक्त के साथ साथ इसको मज़ीद बेहतर करते जाएंगे। तो बच्चों मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस लेक्चर सीरीज़ को मैं कब तक इसे मैं कंटिन्यू करूँ, कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, किसको क्या इसमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये लेक्चर अपलोड करने के बाद मैं 1 या 2 दिन का गैप लूँगा, ताकि आप लोग मुझे ये बता सकें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इनके अंदर। ठीक है, क्या ये चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और ट्रैक टू सक्सेस का जो पेज है उस पर ज़रूर आप विज़िट करें, क्योंकि हर रोज़ मैं 4-5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अपलोड कर रहा हूँ। एनर्जी क्राइसिस के तमाम आर्टिकल्स आपको पेज पे मिल जाएंगे, पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।